हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस की थी आप लोगों के सामने, और मैंने आपको कहा था कि ये थ्योरी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। और आज हम पैवलोव की थ्योरीज के बारे में थोड़ा सा करेंगे, पैवलोव के बाद स्किनर की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा करेंगे, एंड देन फिर हम जेडपीडी जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो लास्ट क्लास में पैवलोव की थ्योरीज के बारे में पढ़ा था कि पैवलोव की थ्योरी में हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि बच्चे जो होते हैं कंडीशनिंग से सीखते हैं, और कंडीशनिंग में सीखने के लिए उसके पास दो प्रकार सिचुएशंस होते हैं। एक वो होता है जिसमें बच्चा नेचुरली लर्न करता है, जिसको हम सीएस कहते हैं, जो बच्चे का नेचुरल स्टिमुलस होता है। और एक वो होता है जिसको हम कहते हैं आपका, तो ईसीएस जो होता है वो हमारा कंडीशनिंग स्टिमुलस होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था बेल की आवाज़। और यूएस जो होता है वो नेचुरल स्टिमुलस होता है। नेचुरल मतलब कि नेचुरली जो यूज की जाती है, जैसे कि फूड। और इन दोनों के मिलने से जो है बच्चा क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, या डॉग जो है रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो सीएस ही हम दिखाते हैं, यानी कि कंडीशनिंग स्टिमुलस ही दिखाते हैं। इसी स्टिमुलस से वो क्या करता है, सेलिब्रेशन करना शुरू कर देता है, सलाइवा ड्रॉप करना शुरू कर देता है। यानी कि इस डॉग के साथ, डॉग जो है वो इस क्या नाम है, जो स्टिमुलस है, जो कंडीशनिंग स्टिमुलस है, अनुबंधित उद्दीपक है, उसके साथ एक तरह का कंडीशनिंग डेवलप कर लेता है। यानी कि बार बार किसी चीज के साथ हम इंटरेक्शन करते हैं तो व्यक्ति जो होता है उसका कंडीशनिंग डेवलप कर लेता है, और कंडीशन के माध्यम से वो सीखना शुरू कर देता है। और इसी कंडीशन से उसकी क्या होती है, हैबिट फॉर्मेशन होती है। तो ये थ्योरी जो हमने बताई थी आप लोगों को, ये हैबिट फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी जाती होती है। ठीक है। बट इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों के लिए, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसको समझ नहीं पाते हैं। आप हिंदी वाले बुक के अंदर देख सकते हैं, पेज नंबर 208, सम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना, दिया हुआ है ना इसके अंदर 206 नंबर पेज पर। तो इसको समझना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, बट आपको मैं इजीली समझा देता हूं क्या है ये। देखिए, इस एलिमेंट्स फैक्टर्स को हम कहते हैं प्रोसेस। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने कुछ प्रोसेस को फॉलो किया था। प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रोसेस को उन्होंने क्या किया था बच्चों, फॉलो किया था। ठीक है। प्रोसेस क्या है देखेंगे जरा हम। प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं इसको, प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी। जो कंडीशन थ्योरी है उसके कुछ प्रोसेस फॉलो किए गए थे, यानी कि इनके एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रक्रियाओं को यूज किया गया था। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। हम ये मान लेते हैं कि डॉग ने जब मतलब पैवलोव ने जब डॉग को खाना दिखाया था, उन्होंने ना कुछ समय बांध लिए थे, कुछ टाइम बांध लिया था इसका। जैसे मान लेते हैं कि भाई पहले उन्होंने 6 बजे खाना दिया, फिर 8 बजे खाना दिया, फिर 10 बजे खाना दिया, फिर 12 बजे खाना दिया, फिर 2 PM को, फिर 4 PM को, और फिर 6 PM को। ठीक है। यानी कि दिन में उन्होंने हर 2 घंटे पर वो डॉग को क्या कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं। ठीक है। डॉग को क्या कर रहे हैं, वो खाना दे रहे हैं। ठीक है। अब 6 बजे वो क्या करते हैं, बेल बजाते हैं और खाना दिखाते हैं। फिर 8 बजे फिर बेल बजाते हैं, खाना देते हैं। फिर 10 बजे फिर बेल बजाते हैं, खाना देते हैं। ऐसे करते करते जब वो 2-2 घंटे पर बेल बजते ही खाना आ रहा है, बेल बजते ही खाना आ रहा है, तो बच्चा जो होता है बेल, वो जो डॉग जो है बेल की आवाज से कंडीशनिंग कर ली। यानी कि उसको पता है जैसे ही वो 12 बजे बेल बजेगी, बेल बजते ही उसके मुंह से सलावा गिरने लग जाता है। यानी कि वो जो है बार बार जब उसके साथ रिस्पॉन्ड किए जाते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, तो उसके साथ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। यानी कि उसने नॉलेज को एक्वायर कर लिया कि बेल बजेगा तो मुझे खाना दिखाया जाएगा, उसने सलावा गिराना सीख लिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्विजिशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्विजिशन का मतलब ही होता है जब आप किसी कंडीशन के साथ कोई चीज सीख लेते हैं, है ना। जैसे हर 2 घंटे पर उसको खाना मिल रहा था, तो उसने कंडीशन के साथ सीख लिया। अब उसको पता है 12 बजते ही, अब उसको पता है 12 से 2 के बीच में कोई घंटी नहीं बजती, को खाना देते हैं। 2 बजते जैसे घंटी बजती है उसके मुंह से सलावा गिरने लग जाता है, उसको पता है कि अब घंटी बजी है तो खाना भी आएगा ही आएगा। ठीक है। तो जब हम बार बार एक्टिविटीज करते हैं, कोई काम करते हैं, टास्क करते हैं, तो उसके साथ हम क्या कर लेते हैं, कंडीशनिंग कर लेते हैं। उसको बोलते हैं एक्वायर कर लेना, यानी कि किसी भी व्यवहार को क्या कर लेना, अर्जित कर लेना। ये पहला वो है, किसी भी व्यवहार को क्या कर लेना, अर्जित कर लेना। हाँ, एमडीयू के लिए भी है ये टॉपिक, एमडीयू वाले फर्स्ट ईयर की बुक में भी है, तो अब एमडीयू वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, दूसरा है, अब पैवलोव जी क्या करते हैं,
अब एक घंटी वो यूज कर रहे थे, अब वो क्या करते हैं, 3 प्रकार की घंटी ले आते हैं। 3 प्रकार की मतलब कि भाई 3 घंटी हैं, 1, 2 और 3, हर एक घंटी का अलग साउंड है। अब वो क्या करते हैं, 6 बजे जब वो खाना देते हैं, 6 बजे घंटी जो बजाते हैं, वो 1 नंबर घंटी क्या करते हैं, बजा लेते हैं, 1 नंबर घंटी बजा लेते हैं, है ना, और उनको खाना देते हैं। बट 8 बजते ही, 6 से 8 के बीच में कोई घंटी नहीं बजाते, कोई खाना नहीं देते। 8 बजते ही बेल की जो साउंड है, यानी कि दूसरा बेल जो होता है, यानी कि 2 नंबर का जो बेल है, वो प्रेस करते हैं और खाना देते हैं। तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज होता है, यार पहले कुछ और साउंड आया था, अब कुछ और साउंड आया है ना। तो यानी कि हो सकता है कि ये भी एक बेल है, ये बेल है, और उसको देखकर वो सुनकर वो सलावा गिराता है। फिर 10 बजे फिर वो तीसरा नंबर बेल प्रेस कर देते हैं, हालांकि कंफ्यूज हो रहा होता है, बट फिर भी वो सलावा गिराता है क्योंकि वो बेल की आवाज सुनता है। ठीक है, वैसे ही वो क्या करते हैं, इन्हीं 3 को रिपीट करते हैं, कभी 1 नंबर बेल प्रेस कर रहे हैं, कभी 2 नंबर बेल प्रेस कर रहे हैं, कभी 3 नंबर कर रहे हैं, यानी कि वो 1 से अधिक बेल प्रेस कर रहे हैं। तो डॉग हो जाता है कंफ्यूज, और उसको लगता है कि हर एक घंटी की आवाज से मुझे खाना मिल रहा है, यानी कि वो हर एक साउंड के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है, यानी कि सलावा करना शुरू कर देता है। यानी कि अब वह इतना ज्यादा बेल की आवाज से इंगेज हो गया है कि अब अगर गेट खटखटाने की आवाज भी आती है तो उसे लगता है कोई घंटी बजा रहा है और सलावा गिरा देता है। कोई चल के भी अगर आता है तो वो क्या करता है, उस प्रकार का व्यवहार दिखाता है, यानी कि वो हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में एक जैसा ही व्यवहार दिखा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब होता है सभी सिचुएशन में एक ही व्यवहार दिखाना। अब वो घंटी की आवाज से भी क्या नाम है वो कर रहा है ना, घंटी की आवाज से भी वो क्या नाम सलावा गिरा रहा है, गेट खुलने की आवाज से भी गिरा रहा है, जूतों की आवाज से भी सलावा गिरा रहा है। हर एक कंडीशंस में वो क्या कर रहा है, सलावा को गिरा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने क्या कर लिया, जनरलाइजेशन कर लिया। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये प्रोसेस हो गया। अब ये तो गलत हो गया, अब वो हर एक साउंड के साथ कर रहा है। अब वो क्या करते हैं, थोड़ा सा और अपने एक्सपेरिमेंट में चेंज लाते हैं। क्या चेंज लाते हैं, वो क्या करते हैं, इन तीनों में से एक बेल चुन लेते हैं। मान लो कि 2 नंबर बेल को चुन लिया। अब 6 बजे 2 नंबर का बेल प्रेस करते हैं और उसे खाना दिखाते हैं। ठीक है, वो बेल के बाद सुनता है खाना और सलावा गिराता है। अब 6 से 8 के बीच में वो 1 नंबर और 3 नंबर का बेल प्रेस करते हैं, बट खाना नहीं देते। ऑब्वियसली बात है, खाना नहीं मिलता उसको। ठीक है भाई, बट खाना नहीं मिलता तो उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो 8 बजे फिर दोबारा से क्या करते हैं, वो 2 बजे 2 नंबर का बेल प्रेस करते हैं, उसको खाना दिखाते हैं। वो बेल के बाद सुनते ही क्या नाम है, सलावा गिरने लग जाता है। और फिर 8 से 10 के बीच में क्या करते हैं, 1 नंबर और 3 नंबर बेल प्रेस करते हैं, उसको खाना नहीं दिखाते। और फिर 10 बजे 2 नंबर पे बेल प्रेस करते हैं, यानी कि 2 नंबर बेल हमने ऑप्ट कर लिया, और ऑप्ट करने के बाद क्या है, उसको वो बेल प्रेस कर रहे हैं और उसको खाना दिखा रहे हैं। और 6 से 8 के बीच में 1 से 3, फिर 8 से 10 के में 1 से 3 बेल प्रेस कर रहे हैं, उसको खाना नहीं दिखा रहे हैं। तो अब वो समझ जाता है भाई ये सारे बेल की आवाज से खाना नहीं मिल रहा है, कि किसी एक बेल की आवाज से खाना मिला, यानी कि वो एक से अधिक जो बेल की आवाज में से एक बेल की आवाज को क्या कर लेता है, चुन लेता है। इस चुनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन कर लेना। क्या कर लेना, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेद कर लेना, जान लेना, या भी कह सकते हो चुन लेना, ऑप्ट कर लेता है। इनके उसने अब वो सब बेल की आवाज से वो साउंड नहीं, सलावा नहीं गिरा रहा है, वो पर्टिकुलर एक बेल की आवाज से क्या कर रहा है, सलावा गिरा रहा है। वो है आपका कितना नंबर, वो है उसका 2 नंबर बेल। यानी कि किसी एक बेल को उसने चुन लिया और उस बेल से वो क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है और कंडीशन डेवलप कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। अब आते हैं अगला स्टेप जो है। अगला स्टेप क्या है, अगला जो स्टेप है, अब देखिए, अब वो क्या करते हैं, अब जो है हमारे क्या नाम है आपके पेवलोव जी, और एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, फिर दोबारा से 6 नंबर, जब जैसे 6 बजते हैं वो खाना दिखा देते हैं उसको, और कोई भी बेल प्रेस नहीं करते, कोई भी बेल प्रेस नहीं करते, और 6 बजे खाना दे देते हैं उसको। फिर 6 से 8 के बीच में वो 2 नंबर वाला बेल प्रेस करते जो वो पहले कर रहे थे, और उसको खाना नहीं दिखाते। फिर 8 बजे फिर वो उसको खाना दे देते हैं, कोई बेल प्रेस नहीं करते। फिर 8 से 10 के बीच में फिर वो क्या करते हैं,
वही 2 नंबर वाला बेल जो होता है वो प्रेस करते हैं और खाना नहीं देते। 10 से बजे फिर वो उसको खाना दिखा देते हैं और वो क्या नाम है सलावा गिराता है। 10 से 12 के बीच में फिर 2 नंबर बेल प्रेस करते हैं। यानी कि अब वो समझ गया कि भाई कोई बेल वेल की आवाज नहीं है, ये ऐसे ही मुझे सलावा, ऐसे ही मुझे खाना दिखाया जा रहा है। यानी कि वह जो 2 नंबर बेल से वो रिस्पॉन्ड कर रहा था उसको भी वो ध्यान से निकाल देता है। उसको बोलते हैं क्या कर देना, एक्सटिंक्शन कर लेना। एक्सटिंक्शन का मतलब ही होता है विलोप कर देना, भूल जाना, ठीक है। यानी कि वो 2 नंबर वाले उसको भी क्या कर देता है, दोबारा भूल जाता है। तो पहले किया था उसने एक्विजिशन, फिर क्या जनरलाइजेशन, हर एक साउंड के साथ रिस्पॉन्ड कर रहा है, फिर होता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि सारे साउंड में एक साउंड को चुन लेता है और फिर बाद उस साउंड्स को भी भूल जाता है। उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन कर लेना, विलोप कर लेना, ठीक है। फिर दोबारा से बच्चों, दोबारा से 6 बजते ही उसको हम बेल बजाते हैं, खाना दिखाते हैं। फिर 8 बजते ही बेल बजाते हैं, खाना दिखाते हैं। इस दोबारा से फिर वो वही रिस्पॉन्ड करता है जो पहले कर रहा है। बट देखिए बच्चे, पिछली बार जो जिसने एक्विजिशन किया था इसको, इस बार उसकी स्पीड ज्यादा होती है पहले वाले से। जब वो कोई काम आप करते हो, बीच में छोड़ देते हो, फिर दोबारा से उसी काम को स्टार्ट करते हो ना, तो पहले से स्पीड आपकी ज्यादा होती है। इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है कि अचानक से या कुछ नया रिस्पॉन्ड करना। तो याद रखना ये प्रोसेस होते हैं 5। पहले एक्विजिशन किया उसने, फिर जनरेशन किया, फिर डिस्क्रिमिनेशन किया, फिर एक्सटिंक्शन किया और लास्ट में क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये 5 प्रोसेस कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर यूज की गई थी। किसके द्वारा, आईपी पेवलोव के द्वारा। तो ये हालांकि आपके बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, ठीक है, तो याद रखना। इसका एक ग्राफ भी बनता है, चाहे तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। पेवलोव की थ्योरी में ग्राफ भी आ जाता है एग्जाम में कि ये ऐसा ग्राफ है, पहले लर्निंग होती है, ऐसे बढ़ेगी लर्निंग, और एक समय ऐसा आएगा कि वो रुक जाता है, प्लेटू बनता है, ठीक है, और फिर वो क्या होती है, गिरने लग जाती है, बट वो 0 पे नहीं जाती। कुछ समय के बाद वो क्या करती है, फिर दोबारा से उठने लग जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, पहले ये था, पहले उसने कितना टाइम लिया, इतना टाइम लिया नॉलेज को एक्वायर करने में। फिर उसने देखो यहां से गिरने लग गया, गिर से फिर उठने लगा। अब देखिए पहले इसने इतना टाइम लिया था और यहाँ पे कितना टाइम कम टाइम लिया था, दोबारा से सीखता, जब वो दोबारा से सीख रहा है उसने कितना टाइम कम टाइम लिया है, इसमें कम टाइम लिया है। ये जो रिकवरी है इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जब कोई भी चांस, इसमें कितना टाइम लगा, इसमें टाइम लगा ज्यादा, इसमें टाइम लगा कम, क्योंकि इसमें इसने क्या क्या स्पॉन्टेनियस रिकवरी की है। तो पहले ज्ञान बढ़ा, फिर एक बनता है प्लेटू। प्लेटू मतलब कि एक लेवल आता है जहां पे नॉलेज आगे नहीं बढ़ती, फिर नॉलेज गिरने लग जाती है। फिर दोबारा से जब रिकवरी करते हैं, बढ़ते हैं, तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, यानी कि वो उसकी रिकवरी क्या होती है, पहले वाले से ज्यादा अच्छी होती है। तो ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो किसने दिया था, आपका आईपी पेवलोव ने। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये कुछ थे, ये आपके पेवलोव की थ्योरी में एग्जाम में आ जाता है, आप लोगों को कर लेना है। और इसमें पेवलोव की थ्योरी में और कुछ नहीं है, इसके इम्प्लीकेशन है कि क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं हम। तो पेवलोव की थ्योरी कहता है कि लोगों को सीखना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, हैबिट फॉर्मेशन के लिए थ्योरी अच्छी है ना। अच्छी आदतों का विकास कर सकती है, बुरी आदतों को निकालने के लिए अच्छी थ्योरी है ये, है ना। और लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अच्छी है, अगर हैबिट डेवलप करे तो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज किया जाए। ये थ्योरी कहती है बच्चों को सिखाने से पहले हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे ना, तो बच्चे उसके साथ कंडीशनिंग डेवलप कर सकते हैं। तो ये थ्योरी कंडीशनिंग के लिए अच्छी है। उसके बाद लिखा हुआ है कि दंड और पुरस्कार, ये पनिशमेंट भी एक तरह का स्टिमुलस होता है। पनिशमेंट के डर से ही बच्चे क्या करते हैं, काम करने लग जाते हैं, है ना। और भय, प्रेम और घृणा, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ फियर का भी डेवलप कर सकते हो, लव भी डेवलप कर सकते हो, और एक जेलस भी डेवलप कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें आप बच्चे में डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें इस पे पूछ सकता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आएगा मैं आपको दे देता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को। इसके क्वेश्चन कैसे बन सकता है पेवलोव की थ्योरी पे देखेंगे। पेवलोव की थ्योरी पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि व्हाट डिस्क्राइब Pavlov experiments. Describe Pavlov experiment, its process and educational implication. ठीक है,
पैवलोव की थ्योरी के एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब कीजिए, जो उन्होंने वो दिया था, जो घर के अंदर जो डॉग को बांधा हुआ था, जो मैंने आपको किसी कैसे बताया था वो, उसके प्रोसेस जो हमने अभी पढ़े थे, एंड उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन की भाई ये इसमें ऑडियोविजुअल एड यूज कर सकते हैं। ये थ्योरी कहता है बच्चे की बुरी हैबिट निकाली जाए, अच्छी हैबिट डेवलप किया जाए, है ना, बच्चे में एडजस्ट करने की एबिलिटी डेवलप, क्या नई नई हैबिट्स डेवलप की जाए, ये सारी बातें इसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला हम बात करते हैं आप स्किनर की थ्योरी का, एक बार वो भी देख लेते हैं। स्किनर की थ्योरी कौन सी है? ठीक है, अब स्किनर की थ्योरी आप लोगों से कितने बच्चों ने पढ़ी हुई है? और इनफैक्ट स्किनर की थ्योरी इन सबकी थ्योरी से ज्यादा अच्छी है, याद रखना। स्किनर की थ्योरी आप लोगों में से किसने किसने पढ़ी हुई है, फटाफट बताएंगे मुझे। पढ़ी हुई है आप लोगों ने, फर्स्ट बुक में पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद। बताएंगे फटाफट मुझे। पैवलोव की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी बच्चों। चलिए, शायद आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी हुई, मैं बताता हूं आप लोगों को। इसमें पैवलोव की थ्योरी में क्या था, सॉरी स्किनर की थ्योरी में, कि उन्होंने ना बेसिकली सक्रिय अनुकूलन, यानी कि उन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं क्रिया प्रसूत से सीखते हैं। उनका ये मानना था कि बच्चे स्टिमुलस वगैरह से नहीं सीखते, बच्चे सीखते हैं एक्टिविटीज के माध्यम से, क्रियाकलाप के माध्यम से, खुद करके। ठीक है, तो उनकी जो थ्योरी थी उसका नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको हम सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। ठीक है, तो इनका ये मानना था, ये दिया गया था किसके माध्यम से? ये दिया गया था बच्चों, बहुत बड़े एक वो थे, उसका नाम था बीएफ स्किनर। स्किनर ने थ्योरी दी थी, और स्किनर ये मानना था कि कोई भी टास्क हम कर सकते हैं, टास्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम एक्टिविटीज के माध्यम से सीख सकते हैं। जितना ज्यादा हम एक्टिविटीज करेंगे उतना हम सीखेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने कहा था भाई बच्चे को सिखाने के लिए हम रीइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। रीइंफोर्समेंट यानी कि उसको क्या देना, पुनर्बलन देना। तो उनकी थ्योरी में कहा गया था कि बच्चे को सिखाने के लिए हम जितना ज्यादा रीइंफोर्समेंट देंगे उतना ही हम बच्चे के बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। तो चेंज इन बिहेवियर बाय रीइंफोर्समेंट किसने कहा था? बीएफ स्किनर ने कहा था कि जितना बच्चे को आप वो करोगे, प्रमोट करोगे, जितना बच्चे को आप क्या करना है, रीइंफोर्स करोगे, बच्चा उतना ही प्रमोट होगा, जितना प्रमोट होगा उतना ही वो क्या करेगा, सीखेगा और चीजों को समझेगा। ठीक है, तो अगर बच्चे को सिखाना है, समझाना है, तो आप बच्चे को प्रमोट करोगे। ठीक है, चलिए, और इन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की थी, और रीइंफोर्समेंट भी उन्होंने दो प्रकार के बताए थे कि रीइंफोर्समेंट जो बच्चे को हम देते हैं वो दो प्रकार से देते हैं। ऐसा नहीं है कि रीइंफोर्समेंट एक ही हो, दो होते हैं। एक तो होता है जिसको बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और एक होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा पहले, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव मतलब होता है कि कोई बच्चे ने कुछ अच्छा व्यवहार किया, इस अच्छे व्यवहार के लिए बच्चे को हमने कुछ दिया, गिवन समथिंग फॉर गुड बिहेवियर। जैसे मान लो बच्चे ने अच्छे आंसर दिए तो आपने उसको टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दिया। तो किसी काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए जब हम उसको कुछ देते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, है ना, टू गिव समथिंग टू इंकरेज अ टास्क, सो दैट कि बच्चा उस टास्क को और अच्छे से करे। यानी कि किसी टास्क को इंकरेज करने के लिए, किसी काम को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको कोई चीज देते हैं, वो उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करती है। ठीक है, नेगेटिव क्या होता है कि भाई आप बच्चे ने कोई व्यवहार किया, उस व्यवहार अच्छा नहीं था, आप चाहते हैं कि वो उस व्यवहार को दोबारा रिपीट ना करे। अगर व्यवहार को दोबारा रिपीट कराना होता है तो पॉजिटिव के आएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि व्यवहार दोबारा से रिपीट ना करे तो हम उससे वो चीज वापस ले लेते हैं, यानी कि टेकन। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, बच्चे को मैं अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, आपने बोला भाई अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं तुझको मोबाइल फोन दिलाऊंगा। ठीक है, मोबाइल फोन दिलाऊंगा, और बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, आप उसको मोबाइल फोन रिवॉर्ड में दे देते हो, तो ये इसके लिए पॉजिटिव इन्फोर्समेंट काम है। तो आपने सोचा भाई मोबाइल फोन लेगा, अगली बार अच्छे से मेहनत करेगा। आप देखते हो मोबाइल फोन लिया, अब वो मोबाइल फोन में लगा रहता है, पढ़ता ही नहीं है वो, है ना, यानी कि वो अब मोबाइल फोन की लत लग गई है, पढ़ने पे ध्यान नहीं देता। तो हमने क्या किया, उससे मोबाइल फोन छीन लेते हैं, और छीनते ही परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए देते हैं कि भाई तू काम होमवर्क पूरा कर, मैं तेरे को मोबाइल फोन दे दूंगा। तो अब जैसे वो होमवर्क पूरा करता है, आप मोबाइल फोन उसको वापस कर देते हो, तो वो होमवर्क
फोन लेने के लिए होमवर्क को कर रहा है, हालांकि उसके लिए अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या होगा, वो तो नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि वो चीज दोबारा रिपीट ना हो, उस चीज के लिए हम उससे जो दिया हुआ रिवॉर्ड होते हैं वो उसको हम वापस ले लेते हैं, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव भी देंगे, नेगेटिव देंगे, यानी कि बच्चे को किसी काम को करने के लिए हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी देंगे और साथ साथ में नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने रीइंफोर्समेंट देने के भी तरीके बताए थे कि रीइंफोर्समेंट कैसे दिया जाता है। ये भी कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसके कारण जो है हम क्लास रुकनी पड़ी बीच में। तो मैं बात कर रहा था वेज ऑफ प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट्स की। तो रीइंफोर्समेंट हम दो तरीके से देते हैं, जैसे कि दो टाइप्स होते हैं, सिर्फ का दो तरीके भी होते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, जिसको हम कहते हैं लगातार यानी कि सतत, ठीक है, और एक होता है जिसको हम कहते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस का मतलब होता है कि लगातार, यानी कि जितनी बार आप अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे उतनी बार आपको रीइंफोर्समेंट देना, तो इसको हम कहते हैं 100% रीइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं, 100% रीइंफोर्समेंट, यानी कि आप जितनी बार अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे आपको उतनी ही बार क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक बार अच्छा क्लास में परफॉर्म किया तो एक बार देंगे, दूसरी बार किया दूसरी बार देंगे, तीसरी बार किया तो तीसरी बार देंगे। ये जितनी बार आप अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे उतनी बार आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब आप बात करते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट की। पार्शियल मतलब होता है कि इसमें कुछ लगातार नहीं होता, कभी हम फिक्स एक तरीके से देते हैं, कभी हम लगातार भी दे रहे हैं, कभी हम एक दो टेस्ट छोड़ के दे रहे हैं, तो इसमें पार्शियल कहते हैं। पार्शियल भी आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है फिक्स इंटरवल में दिया जाता है, और एक होता है रेशियो के अंदर। ठीक है, एक होता है फिक्स इंटरवल, इसको बोलते हैं अंतराल, और एक होता है रेशियो मतलब कि आपका अनुपात के अंदर। अनुपात मतलब देखिए इसमें क्या होता है इंटरवल में, जैसे मान लो कि एक टेस्ट के बाद या दो टेस्ट के बाद या तीन टेस्ट के बाद या चार टेस्ट के बाद हम क्या देते हैं, रीइंफोर्समेंट देते हैं। और रेशियो में क्या होता है कि जैसे मान लो कि जितनी बार अच्छा परफॉर्म आप करते हो, जैसे मान लो 2 बार अच्छा परफॉर्म किया तो 1 बार रीइंफोर्समेंट मिल गई, 3 बार परफॉर्म किया तो 2 बार रीइंफोर्समेंट मिल गई, तो इसको बोलते हैं अनुपात। तो इंटरवल में हम ये देखते हैं कितनी बार आप अच्छा परफॉर्म कितनी बार आप कर रहे हो, और उसमें आप कितने बार परफॉर्म करो, कितनी बार आपको एक रीइंफोर्समेंट मिला है। जैसे मान लो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमने 4 टेस्ट लिए, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट और चौथा टेस्ट। पहले टेस्ट में दिया, दूसरे में नहीं दिया, तीसरे में दिया, चौथे में नहीं दिया, तो इसको बोलेंगे इंटरवल। ठीक है, और रेशियो में क्या होता है, जैसे मान लो कि एक बच्चे ने 2 बार अच्छा परफॉर्म किया, तो 2 बार परफॉर्म करने पर 1 बार इन्फोर्समेंट दे दिया, तो ये हो गया हमारा रेशियो। तो पार्शियल 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका इंटरवल और एक हमारा होता है रेशियो। ये हमारे वेज होते हैं देने के। अब इंटरवल के भी 2 प्रकार होते हैं। इंटरवल में क्या होता है, एक तो होता है जैसे मान लो फिक्स इंटरवल, फिक्स कर दिया हमने, है ना, फिक्स कर दिया भाई, एक टेस्ट के बाद ही मिलेगा, है ना। दूसरा होता है वेरिएबल, वेरिएबल में कि हम चेंज करते, कभी 1 के बाद, कभी 2 के बाद, कभी 3 के बाद, कभी 4 के बाद। तो फिक्स उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि वेरिएबल रीइंफोर्समेंट होता है, क्योंकि वेरिएबल में हमें पता नहीं रहता कि हमें अगली बार रीइंफोर्समेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है, जैसे एक बार दिया, फिर 2 बार नहीं दिया, फिर तीसरी बार दे दिया, फिर कभी 1 टेस्ट के बाद, कभी 3 टेस्ट के बाद दिया। पर फिक्स में क्या होता है कि हमें पता है कि 1 के बाद ही देना है या 2 के बाद ही देना है, तो फिक्स में हमें पता लग जाता है कि आधा रीइंफोर्समेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट वेरिएबल में हमें पता नहीं रहता है। तो वेरिएबल जो है, यानी कि जो परिवर्तनशील जो हमारा वो होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ज्यादा ही सही होता है। उसी प्रकार रेशियो भी होता है, रेशियो में भी फिक्स रेशियो होता है। जैसे मान लो कि जो 2 बार परफॉर्म करेगा 1 बार इन्फोर्समेंट दिया जाएगा, तो हमने फिक्स कर लिया है कि जो 2 बार परफॉर्म करेगा उसको 1 बार इन्फोर्समेंट भी दिया जाएगा। तो ये भी इसलिए उपयोगी नहीं है। इससे अच्छा कौन सा है, वेरिएबल प्रिंसिपल। वेरिएबल मतलब होता है कि आप जितनी बार अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपको हो सकता है कि 1 बार में भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको 10 बार के बाद मिले, हो सकता है कि आपको 5 बार के बाद मिले। तो फिक्स वेरिएबल इंटरवल जो होता है ज्यादा सही माना जाता है। और ये आपने देखा होगा काफी हद तक जो जुएरी वगैरह होते हैं, जो जुआ वगैरह खेलते हैं, वो हमेशा वेरिएबल जो होता है रेशियो पर जाते हैं, यानी कि उनको अगर 10 बार हार जाएंगे ना तो भी वो 11वीं बार खेलते, क्या पता जीत जाऊं। उसी प्रकार इसमें होता है कि हम लगातार क्या नाम है, हार्डवर्क करते रहते हैं, सो दैट ताकि हमें क्या पता कब रीइंफोर्समेंट दे दिया जाए। ठीक है, तो ये वेज ऑफ रीइंफोर्समेंट होते हैं, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं जरूर आएंगे। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि स्किनर की थ्योरी को डिस्क्राइब कीजिए, और स्किनर की थ्योरी का में कौन कौन से रीइंफोर्समेंट का क्या रोल है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्या पूछेंगे आपसे,
कि डिस्क्राइब पूछेंगे, डिस्क्राइब रीइंफोर्समेंट थ्योरी, डिस्क्राइब रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है उसको डिस्क्राइब कीजिए, और इसके क्या नाम है आपके टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट भी बताइए, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी बताइए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ सकता है। और जैसे कि इन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, आपको पता ही है, चूहे को उन्होंने एक रूम में बंद कर दिया था और उसमें एक प्लेट रखी हुई थी, ऊपर एक क्या नाम है आपका वो बना हुआ था, जिसको हम कहते हैं कैमरा, वो क्या नाम है गेट, और उसमें एक लीवर भी था, जैसे लीवर प्रेस होता है ऊपर से रूम वो खुलेगा और उसे एक फूड मिल जाता है। तो ऐसे ही बार बार प्रयोग करता है, तो एक बार उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है, उसको फूड मिलता है, फिर अगली बार फिर ट्राई करता है, फिर लीवर को प्रेस करता है, फिर उसको फूड मिलता है। जैसे 4-5 बार प्रयोग हो जाते हैं तो वो समझ जाता है कि लीवर के दबने से मुझे फूड मिल रहा है। तो अपनी खुद की एक्टिविटीज से, वो खुद के क्रियाकलाप से वो लीवर को प्रेस करके फूड को गेन कर लेता है। और फूड जो है यहाँ पर, जैसे हमने बात की यहाँ पर, जो फूड उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है। उसी प्रकार आप जब कोई काम करते हो तो अगर आपको कोई चीज़ आपको मिलती है, आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो आपको उस रिवॉर्ड से क्या मिल रहा है, रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। तो इसलिए स्किनर ये कहते हैं कि जब भी कोई काम बच्चे को आप कराते हो तो काम कराने से बाद उसको आप समय समय पर रीइंफोर्समेंट देते रहो। अगर आप रीइंफोर्समेंट देते रहोगे तो वो काम करता रहेगा, और काम करता रहेगा तो उसके अंदर एबिलिटीज़ जो होंगी वो डेवलप होती रहेंगी, और नई नई चीज़ को क्या कर सकता है, वो सीख पाएगा और समझ पाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे यहाँ आपको? अब इसमें इन्होंने एक टर्म और यूज किया था, याद रखना। तो इनकी थ्योरी के क्या मतलब, बेसिकली क्या एजुकेशन इंप्लीकेशन है, आप एक बार देख लेते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट आर दी एजुकेशन implication of education implication of स्किनर थ्योरी। तो इनकी थ्योरी क्या वो है एजुकेशन इम्प्लीकेशन। पहली बात तो ये कहते हैं बच्चे को एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग जितना ज़्यादा हो सके एक्टिविटीज कराया जाए, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी कि बच्चे को एक साथ कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं करना है, हमें बच्चे को टुकड़ों प्रेजेंट करना है। तो ये बात करते हैं प्रोग्राम लर्निंग की, प्रोग्राम लर्निंग की बात करते हैं। प्रोग्राम लर्निंग में क्या होता है, इसको हम अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन ये टर्म काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये होता है प्रोग्राम लर्निंग में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ प्रेजेंट करने के लिए क्या करते हो कि उसको ना किसी भी चीज़ को उसके टुकड़ों में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर वन बाय वन, जैसे एक स्टेप को सिखा दिया, फिर दूसरे पे ले आया, दूसरे स्टेप को सिखा दिया, फिर तीसरे पे लाया, तीसरे पे सिखा दिया, फिर चौथे पे ले आया, चौथे पे सिखा दिया। ऐसे करते करते वो किसी बड़े चीज को टुकड़ों में बांटते हुए सीख लेता है। इसी को बोलते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। मीन्स कि किसी भी एक पूरे कॉन्सेप्ट्स को उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और डिवाइड करने के बाद क्या करना है, उसको बताना एवं सिखाना, ठीक है। जिससे क्या होता है कि बच्चा इजीली कोई भी चीज़ सीख लेता है। तो प्रोग्राम लर्निंग की बात करता है ये। तीसरी बात, ये बच्चों को सिखाने के लिए रीइंफोर्समेंट यानी कि प्रेज और रिवॉर्ड देने की बात करता है। बट साथ साथ में रिवॉर्ड के साथ साथ ये पनिशमेंट की बात भी करते हैं कि अगर हो सके कभी कभार कि अगर आपको बैड एक्सपीरियंसेस को आप बच्चे में से निकालना चाहते हो तो आप बच्चे को क्या कर सकते हो, उसको क्या नाम है आपका क्या नाम है, उसको आप वो भी दे सकते हो, जैसे कि इसको हम कहते हैं क्या, पनिशमेंट भी दे सकते हो। पनिशमेंट भी यूज होता है। और इन्होंने एक और चीज़ की बात की थी कि सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब तक बच्चे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं करेगा। तो जब भी कोई काम आप बच्चे को कराते हो तो उसे आप सेटिस्फैक्शन जरूर दें। संतुष्टि का होना बहुत ही जरूरी होता है। जब तक आप संतुष्ट नहीं होगे किसी काम को लेकर, आप वो काम को नहीं करना पसंद करोगे। तो सेटिस्फैक्शन की बात इन्होंने की थी कि कोई भी आप काम बच्चे को कराते हो तो जब तक उसको इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी तब तक वो काम को नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन की बात उन्होंने की थी, और स्मॉल स्टेप्स में जैसे मैंने बोला कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बढ़ाना है, ठीक है। इजी टू कॉम्प्लेक्स सिखाना बच्चे को। तो ये इनकी थ्योरी कहती है कि बच्चे को आप हमेशा याद रखना इजी टू कॉम्प्लेक्स लेके जाओगे, है ना, इजी टू कॉम्प्लेक्स लेके जाओगे। इजी टू कॉम्प्लेक्स बच्चे को सिखाओगे आप। पहले बच्चे को आप इजी सिखा रहे हो, और इजी सिखाने के साथ साथ फिर उसको क्या करोगे आप, कॉम्प्लेक्स यानी कि
उसकी ओर लेके जाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये पैवलोव की थ्योरी थी। और एग्जाम में पूछ सकता है कि स्किनर की थ्योरी और पैवलोव की थ्योरी में डिफरेंस क्या है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्किनर्स एंड पैवलोव की थ्योरी। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि बताइए क्या डिफरेंस है दोनों की थ्योरी के अंदर। तो ये भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पैवलोव एंड स्किनर्स थ्योरी। तो बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों की थ्योरी में। पहली बात तो इनकी थ्योरी का नाम, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैवलोव की थ्योरी, और यहाँ पे लिख देते हैं स्किनर की थ्योरी। तो इनकी थ्योरी में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, जो पैवलोव की थ्योरी है, पैवलोव की थ्योरी ये कहती है बच्चों को सिखाने के लिए आपके पास स्टिमुलस होना जरूरी होता है। स्टिमुलस बेस्ड लर्निंग की बात करता है ये। और आपको पता ही है कि इन्होंने अपनी थ्योरी में 2 प्रकार के स्टिमुलस के यूज किए थे। एक था आपका फूड और एक था बेल की आवाज़। बट इन्होंने कहा कि हमें ऑब्वियसली बात है स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने स्टिमुलस के प्लेस पर इन्होंने रीइंफोर्समेंट का यूज किया था। रीइंफोर्समेंट एट प्लेस ऑफ स्टिमुलस, यानी कि इन्होंने स्टिमुलस का यूज किया था, रीइंफोर्समेंट का यूज किया था एट प्लेस ऑफ स्टिमुलस, यानी उद्दीपक के स्थान पर इन्होंने प्रॉब्लम का यूज किया था। तो यहाँ पे देखा आप लोगों ने कि जो फूड था, फूड जो था वो एक स्टिमुलस का काम कर रहा था, है ना। जैसे फूड हमने सामने रखा था, जैसे फूड का बटन प्रेस कर रहे थे उसके मुंह से सलाइवा गिर रही थी, है ना। उसी प्रकार स्किनर ने फूड का यूज ही किया था। बट ये फूड जो है वो बटन दबने के बाद, दरवाजा खुलने के बाद आ जाता है, यानी कि फूड से उसको मिल रही थी एनर्जी। तो फूड यहाँ पे किसका काम कर रहा है? रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है, यानी कि उसको एक तरह से एनर्जी कर रहा है, एनर्जाइज कर रहा है आगे किसी काम को करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात, ये इनकी थ्योरी को हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, यानी कि प्राचीन है, जिसका यूज हम बहुत कम करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग है इनकी थ्योरी। बट इनकी थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट यानी कि क्रियाकलाप पर बेस्ड, है ना। दूसरी बात, इनकी थ्योरी में हम उसके को फोर्स करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, यानी कि अब ये कह सकते हो इसके अंदर फोर्सफुली, यानी कि इसके अंदर फोर्सफुली हम क्या कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। फोर्सफुली मतलब होता है कि फोर्स के साथ, यानी कि उसको हम क्या करते हैं, फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। बट यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो रैट था, जो चूहा था, वो उसमें अपने आप भागता है, यानी कि इसमें जो उसका रिस्पॉन्स कहलाएगा नेचुरल रिस्पॉन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नेचुरल रिस्पॉन्स मतलब होता है कि वो अपने आप रिस्पॉन्स कर रहा है चीज को सीखने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर जो है कंडीशन डेवलप की जा रही है, कंडीशन बनाई जा रही है ना। कंडीशन क्या की जा रही है? बनाई जा रही है। बट इसमें जो है वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, यानी कि अपने आप एक्टिविटीज कर रहा है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज बच्चा जो है स्टेज में करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास होगी तो वो बुक के अंदर आप देख पा रहे हो। पेज नंबर इसमें दिया हुआ है 222 पे, है ना। इस प्रकार में शक्ति अनुबंध कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से करता है ना, सक्रिय में करता है एकदम ऑपरेंट कंडीशनिंग में होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स आप देख पा रहे हो, इस पॉइंट्स ये इसके अंदर आपको मिल गया होगा। तो ये था आपका स्किनर की थ्योरी, और इन दोनों की थ्योरी में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस भी आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, वी कैन आस्क यू इन द 4 मार्क्स। अब आपके अंदर उसके अंदर रह गया है बस सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी या कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इन द नेक्स्ट क्लास वो होगा कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म होगा, निर्माणवाद। ठीक है, और इसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट के बाद थ्योरी के बाद आपकी जेडपीडी वाला कॉन्सेप्ट रह जाएगा। तो ये 2 टॉपिक जो आपके होंगे इट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास, यानी कि 2 टॉपिक ये जो आपका होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसको मैं आपको समझाऊंगा एंड बताऊंगा। ठीक है, आपके